सर हमारा जो आज का टॉपिक है दिस इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा सर, मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर इसकी बात करूं, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करूं, ये तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट का जो है वो लास्ट चैप्टर है। सर एग्ज़ाम में जो इसकी वेटेज है ना ITA PRC 4 में, इसकी जो वेटेज है वो है 10 to 15 मार्क्स। सही है। अब सर ये जो है बैंक रिकन्सिलिएशन होती क्या है, ये कैसे बनती है, वी शैल बी डेलिब्रेटिंग इन टुडेज़ क्लास, और आगे अगले 3-4 लेक्चर्स होंगे। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगे तुम लोगों को इस टॉपिक से प्यार हो जाए। मैंने कुछ इसके अंदर लाइफ सेविंग जो है नोट्स भी बनाए हुए हैं तुम लोगों के लिए, कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से तुम लोग बैंक रिकॉन का टॉपिक जो है वो कभी भी नहीं भूलोगे। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, ये किस तरीके से चलती है। उससे पहले जो है हमें 2 चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। सही है। तो आए सर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर हम लोग बैंक रिकॉन के ऊपर, हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर जाएंगे। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाते क्यों हो और उसकी वजह क्या है, रिकन्साइल करने की चीज़ों को ज़रूरत क्या पेश आई है। ठीक है सर, बैंक रिकॉन स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट होती क्या है। देखो यार, आप लोगों ने जो है 3 कॉलमनर कैश बुक पढ़ी होगी, 2 कॉलमनर कैश बुक पढ़ी होगी। अब होता क्या है कि जब आप कैश बुक पढ़ते हो तो एक कैश का कॉलम आ रहा होता है और एक बैंक का कॉलम आ रहा होता है। सही है ना। कैश का कॉलम जो होता है इट डिनोट्स कि आपके पास कैश कितना है, आपकी जेब में, आपके हाथ में पैसा कितना है। जो बैंक का कॉलम आ रहा होता है इट शोज के बैंक के पास आपका कितना पैसा पड़ा हुआ है। यानी लेट्स से मैं अगर बात करूं, मैं बोलता हूं यार मेरे पास 1000 रुपए कैश में है, सही है, और 5000 रुपए जो है वो बैंक में पड़े हुए, तो टोटल मेरे पास जो है 6000 रुपए, उसमें से 1000 कैश की फॉर्म में और 5000 बैंक में पड़े हुए। तो अभी हम जिस कॉलम की बात कर रहे हैं वो हम बैंक के कॉलम की बात कर रहे हैं। 5000 रुपए जहां मेरे पड़े हुए हम उसकी बात कर रहे हैं। आप सब ने जो है बेसिक लेवल पर पढ़ा हुआ है कि सर जो बैंक में आपके पास पैसा पड़ा होता है वो आपके लिए एसेट होता है। ठीक है ना सर, वो आपके लिए एसेट होता है। सर एसेट क्यों होता है? क्योंकि इट्स गोना गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, राइट, एंड यू आर कंट्रोलिंग दैट। आप जब भी बैंक से मांगोगे बैंक आपको पैसा दे देगा आपका। तो सर कैश बुक के लिए अगर मैं इधर लिखूं तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, क्योंकि एसेट का नॉर्मली जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। सही है, मैं इधर लिख भी देता हूं एसेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जाहिर सी बात है कि जब आपका पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है तो बैंक के लिए जो है वो तो लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। अब बैंक जो है वो जाहिर सी बात है कि आपको ओ करता है, आप जब मांगोगे बैंक से, बैंक इज सपोज टू एक्चुअली पे यू योर अमाउंट। तो याद रखो, बैंक जो अपने पास आपके पैसे को रिकॉर्ड करता है वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता है या पासबुक में रिकॉर्ड करता है। सही है ना। तो मैं इधर लिख देता हूं लायबिलिटी है ये बैंक के लिए। सही है सर। अब अगर बैंक के लिए लायबिलिटी है आपका पैसा, तो इसका जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा। सही है। तो पहले तो एक चीज हमने समझ ली कि सर हमारे पास जो कैश बुक में बैंक का कॉलम है वो हमारे लिए एसेट है। सही है। और वही पैसा बैंक के पर्सपेक्टिव से बैंक के लिए लायबिलिटी है। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। अब सर एक चीज याद रखो, जिस तरीके से आप अपने बैंक के कॉलम को मेंटेन कर रहे होते हो ना, बीइंग योर एसेट, सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट में बैंक जो है वो भी आपके बैलेंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है बीइंग अ लायबिलिटी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप कल क्लेम करते हो कि भाई मुझे 1 लाख रुपए बैंक से लेने, तो जाहिर सी बात है बैंक के पास भी तो आ रहा हो ना कि हाँ वाकई 1 लाख रुपए देने। पता चले आप बोल रहे हो नहीं यार मेरे पास जो है वो 1 लाख रुपए मुझे बैंक से लेने, बैंक वाले के हिसाब से जो है वो बैंक वाला जो है वो बोले नहीं भाई 50,000 रुपए देने कस्टमर को। तो सर इन सारी चीज़ों को, इन सारी मॉडलिटीज़ को कवर करने के लिए आप अपने पास जो आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं वो आप कैश बुक में बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे होते हो, और आपका पैसा जो बैंक
के पास आ रहा है, बैंक अपने पास उसे एज अ लायबिलिटी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता है, जिसको पासबुक भी बोलते हैं। अब सर एक दो एंट्रीज के जरिए जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसा जमा करवाया बैंक में, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने एंट्री क्या पास की होगी? आपने एंट्री पास की होगी सर, मैं अमाउंट भी लिख देता हूं, ₹1K, के डिनोट्स 1000। आपने एंट्री पास की होगी बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, सही है। 1K से आपके पास से कैश गया है, सही है ना, और बैंक में आपने जमा करवा दिया। अब सर आप इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे सर? गौर से देखिएगा सर, आप अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में आप जाएंगे और आप रिकॉर्ड करेंगे कि भाई कैश की वजह से 1000 रुपये आ गए, ये आप एंट्री करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। आपका काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। सर बैंक वाला अपनी बैंक स्टेटमेंट में एंट्री क्या पास करेगा? बैंक वाला अपनी बैंक स्टेटमेंट में एंट्री क्या पास करेगा? बैंक के पर्सपेक्टिव से। ये आपकी बुक नहीं है, अब जो मैं बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये बैंक वाले की बुक है, जो बैंक स्टेटमेंट में अपने पास रिकॉर्ड करेगा लायबिलिटी। याद रखना सर, बैंक वाला क्या एंट्री पास करेगा? बैंक वाला एंट्री पास करेगा सर, बैंक के पास आया कैश 1000 से, और बैंक क्रेडिट करेगा कस्टमर अकाउंट। या जिसको मैं कह सकता हूं पेएबल, कितने से? 1000 से। बैंक क्या करेगा? कैश की वजह से 1000 रुपये क्रेडिट हो गए। तो आप देख रहे हो, आप जहां डेबिट करते हो बैंक वाला क्रेडिट करता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सर आपने 200 रुपये बैंक से निकलवा लिया, अभी बिल्कुल बेसिक में चल रहा हूं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹500। सर आप एंट्री क्या पास करोगे सर? जल्दी से बताएंगे सर। कैश डेबिट 500 से, बैंक क्रेडिट, आपने बैंक से पैसे निकाल लिए ना, अपने पर्सपेक्टिव से सोचो। सर इसकी पोस्टिंग कर दें सर। सर कैश बुक के अंदर आपका सर एंट्री नंबर 2 की वजह से आपने कैश की फॉर्म में पैसे निकाले हैं 500 से, सही है। आपकी यहाँ तक एंट्री हो गई। अब सर बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला अपने पास क्या करेगा सर? बैंक वाला अपने पास एंट्री पास करेगा, क्योंकि बैंक की क्या हुआ है? बैंक के पर्सपेक्टिव से देखना, अभी अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखो, बैंक के पर्सपेक्टिव से। बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है, तो सर बैंक की लायबिलिटी मतलब कस्टमर अकाउंट मतलब पेएबल कम हो रहा है, तो डेबिट 500 से, और बैंक के पास से कैश जा रहा है 500 से। अब मैं ज़रा इसकी पोस्टिंग करता हूं, तो सर इसकी पोस्टिंग कैसे होगी सर? पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के अंदर, ये तो थी एंट्री नंबर 1, ये हो गई एंट्री नंबर 2। सर कैश की वजह से 500 रुपये कम हो गए। आई होप सर आपको क्लियर है। अब सर एक चीज़ याद रखें, जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका जो बैंक के कॉलम के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है वो कितना आना चाहिए सर? 500। ऐसा ही है ना सर? अज्यूमिंग ओपनिंग बैलेंस 0 है, अज्यूमिंग ओपनिंग बैलेंस 0 है, कुछ भी नहीं है, तो 1000 का बैंक में पैसे आए, 500 रुपये आपने निकाल लिए, तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 500 का आना चाहिए। और यही पिछले साल अगले साल का आपको पता है क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस 500। ठीक है ना? ऐसा ही होता है ना सर। इसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं, तो जब बैंक वाला आपके स्टेटमेंट को जो है बैलेंस करेगा, तो सर ये बोलेगा कि भाई 1000 जो है लायबिलिटी बढ़ी, 500 से कम हुई, तो सर क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस 500 का रह जाना चाहिए, और यही आपका बैंक स्टेटमेंट का अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया 500 का। अब सर आपने एक बात नोट की, आइडियली नॉर्मली यूजुअली, आइडियली नॉर्मली यूजुअली जो आपके पास बैलेंस आ रहा है बैंक के कॉलम में, जो आपके पास बैलेंस आ रहा है बैंक के कॉलम में 500 का, किसी भी पॉइंट इन टाइम पर आइडियली नॉर्मली यूजुअली वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच होना चाहिए। आइडियली नॉर्मली यूजुअली ऐसा ही है ना सर? जितना आपको बैंक से लेना है, बैंक के रिकॉर्ड में भी उतना ही आना चाहिए कि बैंक ने आपको उतना देना है।
अब सर समटाइम्स ड्यू टू सम इश्यूज, ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम मॉडलिटीज, ड्यू टू सम फैक्टर्स, जितना आपके पास आ रहा होता है बैंक का बैलेंस, उतना बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। सर वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या मॉडलिटीज हैं जिसकी वजह से ये दोनों मैच नहीं करते, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में। बट अभी आप ये समझ लो कि समटाइम्स ये जो आपकी बुक्स में बैलेंस आ रहा होता है बैंक का, सर ये बैंक स्टेटमेंट में जो आपका बैलेंस है उससे मैच नहीं कर रहा होता बैंक वाले के पास। तो सर याद रखो, इन्हीं डिफरेंसेस को, इन्हीं डिस्क्रिपेंसी को, जब ये जो दोनों बैलेंसेस हैं ये आपस में मैच नहीं करते, इन्हीं डिस्क्रिपेंसी को खत्म करने के लिए कॉन्सेप्ट आया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू एक्चुअली रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ बैंक एज पर आवर बुक्स विद दैट ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स बैलेंस। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो है वजह या इसकी इजाद या इसको हम क्यों बनाते हैं उसका मकसद आपको समझ में आया। अच्छा सर मैं क्विकली रिकैप करवा देता हूं कि सर जो कैश बुक में आपके पास बैंक का बैलेंस आ रहा होता है और जो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होता है, आइडियली, नॉर्मली, यूजुअली दे शुड बी मैच्ड विद ईच अदर। सही है, दे शुड बी रिकंसाइल्ड विद ईच अदर एट एनी पॉइंट इन टाइम। बट समटाइम्स ड्यू टू एनी फैक्टर, ड्यू टू सम मॉडलिटीज़, जो आपका कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस आ रहा होता है, जो आपके रिकॉर्ड के हिसाब से, आपका मतलब हमारे रिकॉर्ड में जो आ रहा होता है, और जो बैंक वाले के पास जो रिकॉर्ड में आपका बैंक का बैलेंस या हमारा बैंक का बैलेंस आ रहा होता है, वो रिकंसाइल नहीं कर हो सकता है या कुछ वजूहात की बिना पे नहीं होता है। तो सर उन दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए जो आप स्टेटमेंट बनाते हो, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर देखिए सर, जब आप कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम होता है उसके पास जो है, उसमें जो है आपको पता चल रहा होता है कि आपके बैंक में पैसा कितना पड़ा हुआ है। सिमिलरली ये जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, इसका काउंटर पार्ट जो है बैंक भी मेंटेन कर रहा होता है, बीइंग इट्स लायबिलिटी। सही है ना, जो आपके लिए एसेट है वो सामने वाले के लिए लायबिलिटी है। सही है। अब सर आइडियली, नॉर्मली, यूजुअली ये जो आपके पास बैंक का बैलेंस आ रहा है, बैंक वाले के हिसाब से भी जो बैलेंस है वो दोनों आपस में मैच होने चाहिए किसी भी पॉइंट इन टाइम पे। बट sometimes due to some factors or modalities which we shall be deliberating on in later phases, सर ये दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। सर अब इनको मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, एक टेम्पररी अकाउंट या मेमोरेंडम अकाउंट बनाया जाता है या मेमोरेंडम बुक बनाई जाती है। दिस इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये वो स्टेटमेंट है जो हमारे रिकॉर्ड्स का मतलब है कैश बुक, और जो बैंक के जो रिकॉर्ड्स हैं जिसको हम अभी पढ़ते हुए देखेंगे उसको बैंक स्टेटमेंट या पासबुक भी कहते हैं, उन दोनों को आपस में रिकंसाइल करवाती है। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने देखा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि सर जब बैंक का जो बैलेंस है, ठीक है, जो आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से और जो बैंक वाले के रिकॉर्ड के हिसाब से वो मैच नहीं करता ड्यू टू एनी रीज़न, तो सर इनको रिकंसाइल करवाने के लिए आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं। इट्स अ मेमोरेंडम बुक। अब सर वो क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है ये जो बैंक का बैलेंस है हमारे हिसाब से और बैंक वाले के हिसाब से मैच नहीं करता। तो सर याद रखें ये 3 रीज़न्स हैं, ये 3 ब्रॉड रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है आपके जो रिकॉर्ड्स में बैंक का बैलेंस आ रहा है और जो बैंक वाले के पास आ रहा है वो मैच नहीं करता। सही है सर, इन 3 के अलावा कोई चौथा रीज़न नहीं हो सकता। इन 3 रीज़न्स को आपने अच्छे से समझना है क्योंकि इसी की बेसिस के ऊपर पूरा बैंक रिकॉन जो है वो आपका जो है हम लोग कवर करेंगे। सर पहला रीज़न कि सर हमने अपनी बुक्स में गलती की हुई है। हमने फॉर एग्जांपल कोई रिसीव होनी थी अमाउंट, हमें रिसीव हो गई है बट हमने रिकॉर्ड नहीं करी है। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने जो है 5,000 रुपये हमारी बैंक में जमा करवाए, तो बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड हो चुका होगा बट हमने अपने पास जो है वो रिकॉर्ड नहीं करा ड्यू टू एनी रीज़न। सही है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो बैलेंस आ रहा है बैंक का और जो बैंक स्टेटमेंट में बैंक वाले के हिसाब से बैलेंस आ रहा है वो दोनों मैच नहीं करेंगे। या हो सकता है आपने किसी को 2,000 रुपये का चेक काट के दिया हो,
सही है ना। तो आइडियली आपके पास से 2,000 रुपये की पेमेंट रिकॉर्ड हो जानी चाहिए थी, बैंक का बैलेंस 2,000 रुपये से कम हो जाना चाहिए था। और जब वो बंदा 2,000 रुपये का चेक बैंक वाले के पास लेके गया तो बैंक वाले ने जो है उसको पेमेंट कर दिए, सही है। तो बैंक वाले के हिसाब से तो वो सही रिकॉर्ड हुई है, बट आपने 2,000 रुपये की कम पेमेंट रिकॉर्ड करी है। तो सर पहला रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन आर रिकॉर्ड्स एंड बैंक वाले का रिकॉर्ड इन बैंक बैलेंस, जो हमारा बैंक का बैलेंस होता है उसमें इज एरर और ओमिशन इन आर रिकॉर्ड्स, सही है, हमने गलती की है। सर दूसरा रीज़न, सर बैंक वाले ने गलती की है। फॉर एग्जांपल कोई चेक डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, बैंक वाले ने जो है वो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। चेक जमा हुआ या फॉर एग्जांपल जो है क्या कहते हैं कि कोई कैश विड्रॉवल हुआ है, बैंक वाले ने रिकॉर्ड ही नहीं करा है। एरर और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक, ये नॉर्मली कम होता है बट हो सकता है। सर तीसरा और अहम रीज़न दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। सर ये टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, क्लियरिंग या आपने सुना होगा कि सर चेक क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं, क्योंकि बीच में जो है ना वो आपका नेफ्ट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र, एक आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है, क्योंकि मैं खुद बैंकिंग सेक्टर से ही हूँ, तो जो है लेट्स से मैंने जो है 5,000 का चेक जो है वो जमा करवाया, लेट्स से ये मिशी के नाम पे, सही है, 5,000 रुपये का चेक मैंने जमा करवाया है। मेरा जो चेक है वो बैंक इस्लामी का है, मिशी का जो अकाउंट है वो MCB में। अब मिशी के अकाउंट में जो पैसे जाएंगे वो उसको नॉर्मली जो है वो 2 दिन लगते हैं, सही है। वो जो टाइम होता है वो क्लियरिंग का टाइम होता है, सही है। इसी तरीके से सर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब मैंने जो है मिशी को चेक इशू किया, सही है, आपने मेरे पर्सपेक्टिव से नोट करना है, अगर मैंने मिशी को चेक इशू किया है तो मेरे पास से तो मैंने अपने बैंक को माइनस कर दिया होगा कि मेरे पास से पैसे चले गए, बट बैंक वाले के पास से कब माइनस होंगे? 2 दिन बाद जब वो क्लियर होगा या जब वो बैंक में प्रेजेंट होगा, सही है सर। तो सर ये जो डिफरेंस है, देखो मैं भी अपनी जगह सही हूँ, मैंने भाई 5,000 रुपये का जब चेक दिया मिशी को तो मैंने अपने पास से माइनस कर दिया कि भाई मेरे बैंक से 5,000 रुपये चले गए, बट बैंक वाला कब माइनस करेगा? जब बैंक के पास ये प्रेजेंट होगा। तो सर ये जो डिफरेंस है इसमें ना मैं गलत हूं ना बैंक गलत है, वो कहते हैं ना हम अपनी अपनी जगह सही हैं, ठीक है। तो सर ये जो डिफरेंस है या ये जो अनोमली आ रही है आपके रिकॉर्ड्स और बैंक के रिकॉर्ड्स में, दिस इज बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। एक और एग्जांपल अदर वे राउंड कर लेते हैं, मेरे पर्सपेक्टिव से आपने देखना है, मिशी ने मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जो है जमा करवाए, सही है। अब सर मिशी ने जो है क्या कहते हैं 5 लाख रुपए जमा तो करवा दिए, सही है, मिशी ने मुझे बता भी दिया है, डिपॉजिट स्लिप भी जमा करवा दी है। तो सर मुझे जब मिशी ने जो है इंटीमेट किया कि सर मैंने 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिए, तो मैंने अपने बैंक के कॉलम में क्या किया होगा? मैंने तो प्लस कर लिया होगा, क्योंकि मिशी ने बोल दिया है। मगर बैंक वाला, मेरा जो बैंक वाला है, वो कब जो है वो अमाउंट को जो है 5 लाख रुपए को एक्सेप्ट करेगा? जब वो उसके पास क्लियर होकर आएगा। तो सर वो तो 1-2 दिन बाद करेगा, मैं तो जबकि आज प्लस कर चुका हूं, तो सर मैं तो गलत नहीं हूं, क्योंकि मुझे तो कस्टमर ने इंटीमेट कर दी है, मेरे पास तो डिपॉजिट स्लिप आ गई है। और जो है बैंक वाला भी गलत नहीं है, क्योंकि जब क्लियर होके आएगा 2 दिन बाद तो बैंक वाला उस वक्त क्रेडिट करेगा, सही है सर। तो सर ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस, सही है। तो सर आप याद रखिएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर आर रिकॉर्ड एंड बैंक वाले का रिकॉर्ड। सर वो रीजंस क्या होते हैं? सर 3 रीजंस हो सकते हैं, हमने गलती की है, सही है, बैंक ने गलती की है, या टाइमिंग डिफरेंस है। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। सर अभी जब हम बैंक रिकंसिलिएशन का जो है फुल फ्लेज अभी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो एक चीज़ तुम लोगों ने याद रखनी है कि नॉर्मली जो हमारे पास जो बैंक का बैलेंस होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो एसेट होता है उसका नॉर्मल नेचर जो होता है वो डेबिट का होता है, सही है, और लायबिलिटी जो होती है उसका जो नॉर्मल नेचर होता है वो क्रेडिट का होता है, सही है। तो अब जब भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपने याद रखना है कि सर आपने, जब मैं बोलूँ कि हमारी बुक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो आपने एसेट के रूल्स लगाने हैं, और जब मैं बोलूँ बैंक वाले के बुक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए तो आपने जो है लायबिलिटी के रूल्स लगाने हैं। सर क्यों लगाने हैं? क्योंकि जो हमारा पैसा है वो हम जो बैंक के पास है वो हमारे लिए एसेट है, और जो बैंक वाले के पास हमारा पैसा है वो बैंक वाले के लिए लायबिलिटी है।
तो याद रखें, अगर मैं बोलता हूं कि भाई बैंक का बैलेंस हमारे हिसाब से कितना है, तो आपके दिमाग में फ़ौरन ट्रिगर होना चाहिए ये जो है इसका नेचर एसेट का है और ये नॉर्मली डेबिट बैलेंस होना चाहिए और यहाँ एसेट के रूल्स लगेंगे। बढ़ेगा तो डेबिट होगा हमारे हिसाब से, कम होगा तो क्रेडिट होगा। सिमिलरली जब हम बात करेंगे कि सर आपने बैंक वाले के जो है हिसाब से जो है आपने बताना है कि ये जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है या उसका नॉर्मल नेचर क्या होना चाहिए, तो सर वो जो है क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट का नेचर होता है, लायबिलिटी का नेचर है, तो सर आप वही रूल्स लगाएंगे जो लायबिलिटी के लगाएंगे। अगर जो है आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक के पर्सपेक्टिव से, बैंक के हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं, बैंक के पर्सपेक्टिव से उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है ना, तो आप डेबिट कर देंगे, बैंक स्टेटमेंट को कम करेंगे, सही है। और अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो बैंक के पर्सपेक्टिव से उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप क्रेडिट करेंगे, सही है। नॉर्मल नेचर जो बैंक स्टेटमेंट का होगा बैंक वाले के रिकॉर्ड्स में, बैंक बैलेंस का, वो नॉर्मल नेचर क्रेडिट का है, क्योंकि हमें जितना लेना है, सही है, बीइंग एन एसेट, बैंक वाले को उतना देना है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन, आई एम कैटेगोरिकली अगेन जो है कैटेगोरिकली स्पेसिफाइंग अगेन कि सर हमारे पर्सपेक्टिव से जो बैंक का बैलेंस है उसका एसेट का नेचर है, एसेट के रूल्स लगेंगे, और बैंक वाले के पर्सपेक्टिव से जो बैंक का नेचर है वो लायबिलिटी का नेचर है, लायबिलिटी के रूल्स लगेंगे। अच्छा सर, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक्स में बैंक का बैलेंस नेगेटिव आ रहा हो या डेबिट की जगह क्रेडिट आ रहा हो, और इसी तरीके से बैंक वाले की बुक्स में जो आपका बैलेंस है वो डेबिट आ रहा हो? ऐसा पॉसिबल है? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं सर कि ऐसा हो सकता है कि आपको बैंक से लेने की बजाय उल्टा बैंक को देने हो, ऐसा पॉसिबल है? मतलब क्रेडिट बैलेंस और बैंक वाले को आपको देने की बजाय उल्टा आपसे लेने हो? जी सर बिल्कुल हो सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नेगेटिव बैलेंस। सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है सर, ये आप याद रख लें, ये आप लोगों को जो है क्या कहते हैं जो है ये बड़ी अहम चीज़ है जो नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो बिज़नेस टाइकून्स को जो है ऑफ़र करते हैं। देखो एक चीज़ याद रखो, अब आपको पता है क्योंकि मैं तो इसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, तो होता ये है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका जब आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे ना, वो इस तरीके से जो है मूव कर रहा होता है, जस्ट लाइक यू नो वेव्स। कभी अचानक से 10 करोड़ होंगे, कभी अचानक से जो है 1 करोड़ या 1 लाख रुपया होगा, कभी 5 रुपये होंगे। तो वेव्स की शक्ल में जो है ना ये अप एंड डाउन जो है उनका बैलेंस हो रहा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो यार, अगर जो है चेक, अगर लेट्स से हसन मारफानी एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून इंशाल्लाह अगर है, तो अगर तो मेरा चेक डिसऑनर हो रहा है ना, तो इट शोज़ के मेरे हालात ख़राब हैं। चेक डिसऑनर, आपको पता है ना कि पाकिस्तान में तो बहुत जो है वो इतना ज़्यादा रूल्स पे, लॉस पे लीनियंस है, बाहर जो है चेक डिसऑनर होने पे आपको जेल हो जाती है। कि भाई चेक डिसऑनर होने का मतलब ये है कि आप सामने वाले को जो है एक तरीके से उसके साथ प्रैंक कर रहे हो, उसको बोल रहे हो ये ले पैसे निकाल ले, और आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो सर होता ये है कि बैंक अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कस्टमर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए बैंक क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि यार हम आपको एक लिमिट दे देते हैं, लेट्स से 50 लाख की या 60 लाख की, कि अगर कभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं हुए और कोई बंदा चेक लेकर आया तो हम उसे जो है पेमेंट कर देंगे आपके बिहाफ पर। अब लेट्स से हसन मारफानी, मेरे अकाउंट में जो है बैंक में बैलेंस था 5 लाख का, और मैंने किसी कस्टमर को चेक काट के दिया होगा, सप्लायर को 15 लाख का। अब जब वो जाएगा मेरे बैंक में तो बैंक को तो आइडियली डिसऑनर कर देना चाहिए, बट चूंकि बैंक ने मुझे फैसिलिटी दी हुई थी कि बैंक मेरे बिहाफ पे अपनी जेब से पेमेंट कर देगा, तो सर मेरे पास जो बैलेंस था वो 5 लाख का था, मगर चेक आ गया है 15 लाख का, तो बैंक मेरे बिहाफ पे 10 लाख रुपए और दे देगा। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बैंक से 10 लाख रुपए लेने हैं या 10 लाख रुपए देने हैं? सर अब देने, तो मेरे पास जो बैंक का बैलेंस आ जाएगा वो अब वो क्रेडिट में आ जाएगा। इसी तरीके से बैंक वाले के पास अब क्रेडिट नहीं, अब डेबिट हो जाएगा। तो सर बाज़-औक़ात एग्जाम सिचुएशन में बाज़-औक़ात लिखा हुआ होता है नेगेटिव बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर आर रिकॉर्ड्स, तो परेशान नहीं होना, वो एक्चुअली बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, सही है। तो इसमें उल्टा आपको बैंक को देने होते हैं, सही है। सिमिलरली बाज़-औक़ात लिखा हुआ होगा कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट बैलेंस आ रहा है या ओवरड्राफ्ट आ रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब है कि बैंक से आपने कुछ ज़्यादा पैसे निकलवा लिए या बैंक को आपने उल्टा देने, सही है ना। तो टेक्निकली आपकी लायबिलिटी बन जाती है और बैंक का एसेट बन जाता है। तो सर मैं उम्मीद करता हूं, और ये एबनॉर्मल सिचुएशन में होता है, नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता।
सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। अच्छा सर, जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जब आप बात करते हैं ना, तो यू नीड टू थिंक लाइक अ बैंकर, सही है। अब आपको जो है जाहिर सी बात है कि अगर मैं पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात करूं तो जो है बहुत ही कम लोग जो है क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 20 to 30% लोग जो है वो बैंकिंग के ज़रिए जो है वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द आवाम है तो उनको जो है वो बैंक का पता ही नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के तभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोजेक्ट स्टेट बैंक भी ला रहा है, सही है ना, डिफरेंट स्कीम्स ला रहा है। ये जो आपके इजी पैसा हो गया और डिफरेंट जो है वो आपकी पेमेंट स्कीम्स हैं, जो फिनटेक कंपनीज़ हैं, वो इसीलिए ताकि लोगों को जो है जो आपका हार्ड कैश है उससे दूर करके आपको जो है क्या कहते हैं प्लास्टिक मनी या आपका जो है डिजिटल पेमेंट मोड की तरफ लाया जाए। क्योंकि आपको पता है ये कंपैरेटिवली कम रिस्की है, इसमें हैसल भी कम है, आपको कैश लेके जाना, उसको कैरी करना, ठीक है। तो सर दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बैंक्स के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सही है ना, जिसके हवाले से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आईकैप बीइंग अ प्रोफेशनल बॉडी इन टर्म्स को यूज़ कर सकता है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट दीज टर्म्स, सही है। तो इसको एक दफ़ा क्विकली रन थ्रू कर लेते हैं। सर कैश इट्स अ रेडी मनी, राइट, जो आपके पास होता है, सही है। चेक क्या होता है सर? सर चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, सही है, जिसके ज़रिए आप बैंक को बोलते हैं कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, सही है, या किसी और को जिसके नाम पर चेक है उसको पैसे दे दो, सही है ना सर। सर चेक जो है क्या कहते हैं, चेक, चलो ये आगे बढ़ता हूँ तो मैं बताता हूँ पे ऑर्डर क्या है। सर पे ऑर्डर के अंदर पे ऑर्डर इट इज़ मोर सिक्योर्ड एज कम्पेयर टू चेक। याद रखो पे ऑर्डर डिसऑनर नहीं हो सकता, चेक तो डिसऑनर हो सकता है, पे ऑर्डर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, समझो इस बात को। चेक में फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए, मैंने चेक बना के दे दिया 6 लाख रुपए का, सही है, मैंने चेक बना के दे दिया ये स्वाबा को। अब सर जाहिर सी बात है कि जो है क्या कहते हैं 6 लाख रुपए का जब मैंने चेक बना के दिया तो मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है इतने। अब स्वाबा जब बैंक जाएगी तो जो है वो चेक डिसऑनर हो जाएगा, सही है। बैंक वाला बोलेगा कि भाई इसमें तो पैसे ही नहीं है, तो स्वाबा को बोलेगा भाई आपके साथ प्रैंक कर दिया है सन मारफानी ने, ठीक है, तो चेक डिसऑनर हो सकता है। इसके बरक्स अगर मैं 6 लाख का, अगर मैं इसको 5 लाख का पे ऑर्डर दे 6 लाख का पे ऑर्डर दे दूंगा तो जरूरी है कि मेरे अकाउंट में 6 लाख हो, क्योंकि वो पहले पैसे कटेंगे उसके बाद पे ऑर्डर बनेगा। तो याद रखो यही वजह है कि जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, सही है ना, वो बोलते हैं कि भाई आप पे ऑर्डर जमा करवाओ, क्योंकि पे ऑर्डर के अंदर डिसऑनर होने का चांस नहीं होता। एग्जाम में बाजू का सवाल आ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर डिसऑनर होने का चांस नहीं होता, तो सर वो पे ऑर्डर है। बैंक ट्रांसफर्स, सर डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हो आप। सर बैंक ट्रांसफर क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मेरी मोबाइल की ऐप है आजकल, तो जो है बैंकारी के अंदर जो है डिफरेंट ऐप्स आई हुई हैं, तो शायद ही मुझे याद होता, ऑल्दो आई एम अ बैंकर, तो मैं अपनी बैंक के अलावा शायद ही मैं जो है वो किसी ब्रांच में गया हूँ, सही है। मेरे जो है 3-4 अगर बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं तो उनकी मोबाइल ऐप है, जब भी होता है बैंक ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जिसको आप IBFT भी कहते हो, इंटरनेट बैंकिंग फंड्स ट्रांसफ़र, इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफ़र, तो होता ये है कि भाई जिसको भी पेमेंट चाहिए होती है फंड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, बैंक ट्रांसफ़र। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, सर बाजू का ऐसा होता है कि आप जो है, जैसे मैं क्रेडिट कार्ड भी कैरी कर रहा होता हूँ, डेबिट कार्ड भी कैरी कर रहा होता हूँ, प्लास्टिक मनी भी जिसको हम कहते हैं, उसके ज़रिए पेमेंट होती है, सही है। या जिस तरीके से मुझे आईकैप की फ़ीस जमा करवानी होती है, तो मेरा जो कार्ड है बैंक इस्लामी का, मैं उसके ज़रिए अपनी डिटेल्स भर देता हूँ, तो कार्ड से के थ्रू जो है वो पेमेंट हो जाती है, सही है। तो ये भी एक पेमेंट मोड है। ऑनलाइन पेमेंट, सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो है आप किसी पेमेंट स्कीम, पेपाल या इसके ज़रिए जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हो, आप जिस तरीके से जो है डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा रहे होते हो तो वहाँ पेमेंट कर रहे होते हो, तो इफेक्टिवली ये जितनी भी पेमेंट हो रही हैं तो आपका बैंक अकाउंट हिट हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, या अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। दीज आर द डिफरेंट चैनल्स, सही है ना। अच्छा सर, स्टैंडिंग ऑर्डर सर क्या होता है? सर जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर ये होता है कि भाई मैंने जो है, अब जाहिर सी बात है मैं मसरूफ़ इंसान हूँ, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, अब हर महीने बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का, सही है, या पानी का बिल आता है, तो होता ये है कि मैं बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि भाई हर महीने जब भी मेरा बिल आए तो आपने खुद ही डिडक्ट कर लेना है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, ऑन गोइंग इंस्ट्रक्शन है, सही है। तो सर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मैंने बैंक को इंटीमेट किया होता है, या आप अपने मोबाइल ऐप के अंदर जाएं, सही है, अगर कोई यूज़ करता है तो उधर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का एक जो है वो टैब होता है, उसके अंदर अगर आप चाहो तो किसी बेनिफिशरी के अकाउंट को मार्क कर दो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के, हर दफ़ा हर महीने उसके अकाउंट में 10,000 रुपये चले जाने चाहिए, सही है। तो वो हर महीने जो है बगैर आपसे पूछे जो है वो डिडक्ट करता रहेगा, हो सकता है आपको इंटीमेशन होती रहे। सर डायरेक्ट डेबिट,
A method of payment in which a person allows another party to collect different amount from payer's account on regular basis on a specific date. सर डायरेक्ट डेबिट होता है वो किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए होता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो होता है वो नॉर्मली कंपनीज़ के लिए, यूटिलिटी कंपनीज़ के लिए होता है। तो सर दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, उसके ज़रिए आपके बैंक में पैसे आ सकते हैं या पैसे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो है ये डिफरेंट मोड जो है वो बाज़ात इनके नाम यूज़ कर रहा होगा। यू डोंट नीड टू वरी, सही है, यू डोंट नीड टू वरी कि सर जो है ये क्या हो गए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, बैंक ट्रांसफ़र क्या होता है। अच्छा, पे ऑर्डर और चेक के हवाले से जो है मैं आपको एक दफ़ा वापस बता देता हूँ। भाई देखो, लेट से मैं ज़ुहैब खटक की अगर बात करूँ, ज़ुहैब खटक जो है वो बैंक इस्लामी के अकाउंट होल्डर हैं, सही है। ज़ुहैब खटक जो है उन्होंने हसन मारफानी को पेमेंट करनी है 5,000 की। अब ज़ुहैब खटक के अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होंगे जब तक कि मैं चेक को प्रेजेंट ना करूं, बैंक के पास जाऊं नहीं कि भाई 5,000 रुपये दे दो, सही है। ये तो हो गया चेक, ज़ुहैब ने मेरे नाम पर जो है 5,000 रुपये का कि हसन मारफानी को 5,000 रुपये दे दिए जाएं। तो मैं जब तक बैंक के पास 5,000 रुपये लेने के लिए नहीं जाऊंगा, सही है, मैं ज़ुहैब खटक के अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। जबकि मैं ज़ुहैब अगर मुझे पे ऑर्डर देता है तो पे ऑर्डर जो है बनाने के लिए ज़रूरी है कि ज़ुहैब के अकाउंट में 5,000 रुपये हों और वो पहले ही डिडक्ट हो जाएंगे। वो जब मुझे इंस्ट्रूमेंट देगा ना उस वक्त उसके अकाउंट से पैसे निकल गए होंगे, सही है। अब जब वो मुझे पे ऑर्डर देगा तो मैं क्या करूंगा, बैंक ने अपने पास वो 5,000 रुपये रख लिए होंगे। अब जब मैं जाऊंगा वो पे ऑर्डर पे मेरा नाम देखेगा, वो मुझे 5,000 रुपये दे देगा। सर दोनों में फ़र्क क्या है? जो पे ऑर्डर है उसमें मेरे लिए जो बेनिफिशियरी है, मैं जिसको पेमेंट मिलनी है, वो ज़्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि सर पहले केस में जब मैं चेक बैंक के पास लेके गया तो हो सकता है उसके अकाउंट में 5,000 रुपये हो ही नहीं, तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। दूसरे केस में वो पे ऑर्डर उस वक्त तक मुझे नहीं दे सकता जब तक कि उसके अकाउंट में 5,000 ना हो, क्योंकि 5,000 नहीं होंगे तो पे ऑर्डर बनेगा ही नहीं। बैंक बोलेगा पहले पैसे डालो ज़ुहैब साहब, तुम सामने वाले को पागल नहीं बना सकते। तो सर बेनिफिशियरी के पर्सपेक्टिव से, जिसको पेमेंट लेनी है, जिसको पैसे मिलने हैं, उसके पर्सपेक्टिव से पे ऑर्डर ज़्यादा सिक्योर है, सही है ना। क्योंकि पे ऑर्डर बन ही नहीं सकता उस अमाउंट का जब तक कि जो आपका अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में पैसे ना हो। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है और इन मोड्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स पे क्लैरिटी है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी। काफ़ी बच्चों का जो है वो सवाल आता रहता है बेसिक लेवल पर कि सर जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इसी इंडस्ट्री से है। तो देखो एक चीज़ समझो, आपका जो बैंक अकाउंट होता है ना, सही है, आपका जो बैंक अकाउंट होता है उसको अगर आपने, जाहिर सी बात है, एक तो ये कि आप चेक बुक लेकर घूम रहे हो, सही है, विच यू नो इज़ वेरी कम्बरसम टू कैरी, तो बैंक क्या करती है, आपको एक कार्ड इशू कर देती है कि भाई आप चाहो तो इट्स जस्ट लाइक यू नो कि आपके लिए ये वॉलेट है, सही है। कार्ड कैरी करना, उसके अगेंस्ट चेक बुक मोटी कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो होता ये है कि जब जब आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है तो कार्ड आप जो है उसको क्या कहते हैं, स्वाइप करते हैं और ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और आप जो है वो चीज़ बाय कर लेते हो, सही है। इट्स जस्ट लाइक यू आर कैरिंग कैश। आपके हाथ में अगर कार्ड है और कार्ड के साथ आपके अकाउंट में पैसे भी हैं तो ही आप जो है कोई चीज़ खरीद सकते हो, उस कार्ड को यूटिलाइज़ कर सकते हो। यही वजह है कि डेबिट कार्ड जो है उसको बाई नाउ पे नाउ भी कहा जाता है, कि कोई चीज़ खरीदनी है अभी खरीदो और पेमेंट भी अभी करो, सही है। आपके अकाउंट में पैसे होना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड के अंदर याद रखो, आपके अकाउंट में पैसे होना ज़रूरी नहीं है। टेक्निकली आप बैंक से लोन ले रहे होते हो। जिस तरीके से मैं बताऊं, मेरे पास जो है एक दो बैंक्स के क्रेडिट कार्ड हैं, तो होता ये है कि मुझे जो खर्चा करना होता है, जो है क्या कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं क्रेडिट कार्ड इसलिए कैरी करता हूं, उस पर डिस्काउंट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आजकल बैंक इस्लामी के कार्ड पे जो है वो 60% का डिस्काउंट है, सही है। तो जितनी भी दावतें हैं ना, तो ये पिछले 2-3 महीने में मैं सबकी दावतें कर रहा हूँ, सही है, कि जिनकी नाराज़गी थी कि भाई तुम टाइम नहीं देते। तो सर बताने का मकसद ये है कि वो जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई आप पैसे अभी नहीं दो, आपको जो खर्चा करना है कर लो, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप पेमेंट कर देना, सही है। तो याद रखो, क्रेडिट कार्ड एक्चुअली गोज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई नाउ पे लेटर। अभी खरीद लो, खर्चा कर लो, पेमेंट बाद में कर देना। इस तरीके से मैं बताऊं, अभी लास्ट टाइम जो है मेरा एक्स अमाउंट का बिल बना है, वो खर्चा तो मैं पिछले महीने कर चुका था, मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, सही है। अब जो है मेरे पास बिल आया है कि भाई इतनी पेमेंट कर दो। इसके बरक्स अगर डेबिट कार्ड होता तो डेबिट कार्ड में मेरे अकाउंट में पैसे होना ज़रूरी होते तो ही मैं ट्रांजेक्शन करता,
और जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन करता वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है कि सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन दोनों में फ़र्क क्या है। वन लाइनर जवाब, सर डेबिट कार्ड एक्चुअली रन्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई नाउ पे नाउ, अकाउंट में पैसे होंगे तो ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड रन्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई नाउ पे लेटर। अच्छा सर, एक बहुत अच्छा सवाल बच्चे का आया कि सर क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ करते हैं तो सर उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। नहीं यार, इसके ऊपर जो है मैंने एक मुफ्ती साहब से इसके ऊपर फतवा भी लिया है। अगेन इट्स नॉट लाइक आई एम गिविंग यू अ हेड्स अप कि तुम लोग भी जो है क्रेडिट कार्ड लो। एक्चुअली ये चलता है इस तरीके से, जैसे मैं बताऊँ, मैंने एक बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। अब होता ये है कि मैं हर 10 लेट से अभी में चल रहा है दिसंबर चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ 10 दिसंबर से 2023 से 10 जैन तक 2024 तक होता यह है कि मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना उसका बिल जनरेट हो जाता है। लेट से बिल जनरेट होता है, मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ 11 जैन को, और इसकी एक ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट पेमेंट की होती है लेट से 20 जैन, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब सर याद रखो ये जो मैंने 10 दिसंबर से 10 जनवरी की अगर मैंने लेट से 1 लाख की ट्रांजैक्शन की है ना, तो ये जो इसका बिल जनरेट होगा ये 11 जनवरी को होगा, और ड्यू डेट होगी कि मुझे ये जो 1 लाख रुपया ये 20 जनवरी तक पे करना है। अगर मैं 20 जनवरी तक पे नहीं करता तो फिर मुझे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू होगा। आफ्टर ड्यू डेट मुझे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू होगा। तो सर मैं क्या करता हूं, मैं ड्यू डेट से पहले कर देता हूं। तो मुझे तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे आज तक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ। मैंने एक मुफ्ती साहब से, क्योंकि देखो आजकल जो है ये प्लास्टिक मनी इज़ द नीड ऑफ एन आवर, तो उन्होंने मुझे एक वर्क अराउंड बताया था कि हसन देखो, तुम भले क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहो करो, बट तुम नियत कर लो कि तुम कभी भी सूद पे नहीं करोगे, सही है, और कभी भी ओवर ड्यू होने नहीं दोगे अपने अकाउंट को। द पॉइंट तुमने जो है अपना एक दफ़ा भी तुमने इंटरेस्ट पे किया ना, एक दफ़ा भी इंटरेस्ट अगर 1 रुपये का भी पे किया तो तुम्हारी नीयत टूट जाएगी, फिर तुम्हें क्रेडिट कार्ड तुम यूज़ नहीं कर सकते। तो सर उस फतवे की बेसिस पर जो है मैं 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक मैं हमेशा जो है वो क्या कहते हैं कि विद इन ड्यू टाइम जो है वो पेमेंट कर देता हूँ। एक दफ़ा हुआ था, अब जल्दी में हुआ ये था कि मेरा पता नहीं कितने का बिल था, शायद जो है वो 50,620 का था। अब हुआ ये कि 50,620.22 का बिल था, 0.22 जो है वो पैसा जो है वो जल्दी में मैंने 22 पैसे में पे करना भूल गया। तो हुआ ये कि बाद में मुझे अचानक से याद आया, क्योंकि मैं सूद की वजह से हमेशा जो है बैंक में कॉल करके पूछता हूँ कि भाई सूद तो नहीं लगा, सही है ना। तो वो मुझे यही बोलते हैं सर 3 साल से कभी नहीं लगा। मैं रोज़ाना पूछता, जी रोज़ाना तो नहीं, खैर हर महीने कॉल करके पूछता हूँ। तो मैंने फिर अचानक से कॉल की उधर, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर 22 पैसा आपकी अभी भी पेमेंट ड्यू है, और आपको पता है तो सूद तो फिर वो फ़ौरन लगाते हैं बैंक वाले। तो मैंने फिर उनको ईमेल की हायर अथॉरिटीज़ को, जाहिर सी बात है मैं बैंकर हूँ, जान पहचान है। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो ये मेरा जो है क्या कहते हैं, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना पड़ेगा, सही है, तो आप सिर्फ 22 पैसे, इट्स नथिंग, आप इसको वेव कर दें, क्योंकि सिस्टम को तो नहीं पता ना कितने भी पैसे हैं, वो तो सूद चार्ज करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह द बैंक वाले वॉज वेरी जेनरस कि उन्होंने फिर उसको वेव किया, सही है। तो जो है बताने का मकसद ये, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इट नेवर मीन्स कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए भी फतवा है कि तुम यूज़ कर सकते हो। आप जो है क्या कहते हैं, आप जो है क्या कहते हैं जिस मसलक से भी हैं, आप अपने रिस्पेक्टिव आलिम या बल्कि मैं बोलूँगा मुफ्ती साहिबान से आप रब्ता करें, और वो जैसा बोलते हैं आप वैसा करें, ठीक है ना। तो अगेन सूद का मतलब अल्लाह से और उसके रसूल से ऐलान जंग है, तो वी नीड टू अवॉइड दैट। बट हाउ एक्चुअली आई डू, यू नो क्योंकि बिकॉज कि हम लोग अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है वी आर द एग्जाम्पल्स फॉर यू, तुम लोग हमें जो है एक तरीके से एज अ रोड मैप यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे तक सही पैगाम, क्योंकि हम गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है तुम लोग गलत करोगे, सही। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें ये चीज़ पता हो कि जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ क्रेडिट कार्ड, तो उसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या है। और मैं फिर से बोलूँगा, अगर कोई बच्चा यूज़ करना चाहता है क्रेडिट कार्ड, तो जो है वो पहले रिस्पेक्टिव मुफ्तियान कराम से कांटेक्ट करे, उनसे बात करे और उसके बाद यूज़ कर ले, ठीक है ना। मैंने तुम्हें बता दिया मैं किस तरीके से करता हूँ, और अब 3 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी सूद चार्ज नहीं हुआ है, और जहाँ थोड़ा सा भी सूद का एलिमेंट होता है वो चीज़ मैं छोड़ देता हूँ। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है।
अच्छा यार एक बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल आया है कि सर आप तो डेबिट कार्ड से ही काम चला सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करते हैं? यार देखो जो है क्या कहते हैं, आसान सी चीज़ है। असल में जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कार्ड्स पे ना डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट्स होते हैं, सही है। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि बाजू का जो है वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, तो वहाँ जो है वीआईपी लाउंज जो है वो मिल जाता है किसी क्रेडिट कार्ड पे, सही है। बाजू का डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पे जो है बड़े अच्छे अच्छे कुछ बैंक्स के डिस्काउंट है, 70%, 80%, 90%, सही है। और बाजू का रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं कि उल्टा आपको पैसे भी रिडीम हो रहे होते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, सही है ना। इट्स नॉट लाइक कि पैसा डबल करने की स्कीम है, बट चूंकि मैं बैंकिंग सेक्टर से ही मेरा ताल्लुक है, तो लोगों में चूंकि अवेयरनेस कम है, तो इंशाल्लाह मैं जैसा तुम लोगों के साथ आगे आगे बढ़ता हूँ तो मैं तुम लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगा कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है अपने आप को फाइनेंशियली जो है इंक्लूड करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो तुम कर सकते हो, सही है ना। तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है।